तो स्पेकुलेशन बिजनेस में पहले आपने पढ़ के, आवाज आ रही है, परचेज की एंट्री कर लेनी है और दूसरे की बुक्स में सेल की, और उसके बाद फिर पढ़ लेना कि किसकी बुक्स में सेल है, किसकी बुक्स में परचेज है। 3 सूरतों में स्पेकुलेशन बिजनेस की एक्सेप्शंस हैं। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, मर्केंटाइल बिजनेस, और आपका मकसद है लॉस से बचना, तो फिर आप स्पेकुलेशन मार्केट से चाहे होके भी आ जाएं तो जो गेन लॉस आएगा वो स्पेकुलेशन गेन लॉस। और अगर आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं और फिर आप स्पेकुलेशन मार्केट से कोई गेन लॉस कमा के आए तो वो भी आपका गेन लॉस, स्पेकुलेशन का गेन लॉस। और अगर आपका बिजनेस है जॉबिंग आर्बिट्राज का, ऑर्डिनरी बिजनेस यही है आपका, और आपके पास शेयर पड़े होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस के तहत, और फिर आप स्पेकुलेशन मार्केट से होके आ जाए तो ये भी मोहतरम बोले 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 हाँ, स्पेकुलेशन नहीं होगा। ओके, सेक्शन 113, minimum tax on the income of certain persons, पेज नंबर 155। दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ रेजिडेंट कंपनी। ये सेक्शन लगता है जी एक रेजिडेंट कंपनी के ऊपर, और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी। नॉन रेजिडेंट कंपनी की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पर भी ये सेक्शन लगता है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है पक्की दुकान, किसकी? नॉन रेजिडेंट की। इज इट पॉसिबल कि नॉन रेजिडेंट की एक पक्की दुकान यहाँ मौजूद हो? हाँ ठीक है, नॉन रेजिडेंट कंपनी खुद बाहर है, उसकी कोई दुकान, उसकी कोई ब्रांच पाकिस्तान में। An individual having sale of 100 million rupees or above, इंडिविजुअल जिसकी सेल, ये सेक्शन किन लोगों पे लग रहा है? सेक्शन क्या है वो मेरा क्लास पूरे अंदर बताता हूँ। और ऐसे इंडिविजुअल पे ये सेक्शन लग रहा है जिसकी साल की सेल 100 मिलियन या उससे ज्यादा है। लेकिन यार ये रूल ना 2017 में आया था, तो ये ब्रैकेट मेरा नहीं ख्याल इतनी इंपॉर्टेंट है। इन 2017 और इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, यानी 17 में, 18 में, 19 में। सब्सिक्वेंट ईयर से क्या मुराद है? 18, 19, 20, किसी भी साल इसकी सेल किससे ज्यादा हो? 100 मिलियन से। और इन द एंड एन एओपी, एक ऐसी एओपी जिसकी सेल 100 मिलियन या उससे ज्यादा है इन 2017 और इन एनी सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। तो ये सेक्शन जो है वो किन लोगों पे लग रहा है? नंबर 1 नहीं, हर कंपनी पे नहीं, रेजिडेंट कंपनी पे। और नॉन रेजिडेंट कंपनी की जो पाकिस्तान में ब्रांच है, बस ऐसा इंडिविजुअल जिसकी साल की सेल 100 मिलियन या उससे, और ऐसी एओपी जिसकी साल की सेल 100 मिलियन या उससे ज्यादा हो। अब सवाल पूछ लो, आप क्या पूछ रहे थे? ओके अच्छा, ये सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है और मजे का है, इसलिए ये शुरू से अब से ऑनवर्ड जो लोग हजरात आएंगे उनको फिर समझ नहीं आना। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल 6 जी, बड़ी जल्दी से आपने एक एग्जाम्पल समझनी है। अच्छा ये मुझे बता दें, ये डेटा एओपी का है, तो एओपी पे कौन सा टेबल लगता है? एओपी पे कौन सा टेबल लगता है? जरा चैप्टर 4 में जाके अगर मैं ही नजर मार लेता हूँ, छोड़े आपने क्या जाना है। चैप्टर 4 में मुझे आपने रखा हुआ है, मैं चला जाता हूँ पेज नंबर 5 के टॉप पे, उसने लिखा हुआ है रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड, और पेज नंबर 6 अगले सफे के टॉप पे कुछ नहीं ऐसा एओपी वगैरह लिखा हुआ। तो एओपी के लिए याद रखिएगा टेबल 1 है, टेबल 2 है, आराम से साथ वाले के कान में कहें टेबल 1 एओपी के लिए है, ऐसे याद रह जाता है, कान में घुस जाए, करें कान में, ईयर में। और भाई तो नोज तक पहुंच गए। ओके, एग्जांपल 6, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एओपी। टैक्सेबल इनकम 10,50,000, 7,20,000 और 14.4 मिलियन, नहीं 72 लाख बल्कि, चलें जो भी है। और यार सेल इसकी कितनी है? सेल इसकी कितनी है? प्लीज नई किताबें ले ले, मैं आपकी रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ वरना फिर मुझे बांटनी पड़ेगी। अच्छा सेल कितनी है? 100.2 मिलियन। इस पे लगेगा ये सेक्शन? जी बिल्कुल लगेगा। 120 मिलियन इस साल भी लगेगा ये सेक्शन, और इस साल भी लगेगा। अच्छा मुझे बताएं सेल और टैक्सेबल इनकम में क्या फर्क होता है? सेल और टैक्सेबल इनकम में नो ज़कात माइनस हुई होती है यार, खुदा का खौफ करो। और भाई सेल और टैक्सेबल इनकम में जमीन आसमान का फर्क होता है। ज़कात, जिन भाई ने कहा ना ज़कात माइनस हुई है, मोहतरम मुकम्मल बात आपको करनी चाहिए थी, अधूरी बात आपने की है। असल में देखो ना, अगर एक बंदा बिजनेस इनकम निकाल रहा है, न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट खोला है मैंने, तो ये सेल होगी, इसमें से रेंट, रिपेयर, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंसेस, पता नहीं बैड डेट क्या क्या माइनस करेगा, करके ये आएगा बिजनेस का प्रॉफिट। इसमें से फिर कहीं ज़कात ज़ुकूत माइनस करके टैक्सेबल इनकम आएगी। तो आपको बोलना चाहिए था ज़कात भी माइनस करेगा और बाकी खर्चे भी माइनस करेगा। ज़कात भी माइनस करेगा, आपके दोस्त आए आप लोगों के, ज़कात भी माइनस करेगा और बाकी बिजनेस के खर्चे भी माइनस करेगा। जी बहुत टाइम पे पहुंचे आप हजरात। चलें जी, हम पेज नंबर 156 पे हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं मिनिमम टैक्स का। ये मिनिमम टैक्स जो है ना, कोई नॉर्मल टैक्स टाइप वाली चीज भी नहीं है, ये मिनिमम टैक्स कोई फाइनल टैक्स टाइप वाली चीज भी नहीं है, और ये मिनिमम टैक्स कोई सेपरेट ब्लॉक वाली टाइप चीज भी नहीं है।
ये कोई मिनिमम टैक्स अलग सी चीज है, अजीब सी चीज है। इधर जल्दी बैठ जाओ, इस वक्त बैठ जाओ। ओके चलिए 1 मिनट दे दें, एक एक बंदे की जगह बना दें जिससे इस रो में को बन सकती है। जल्दी कर लें जरा, इधर भी हो जाए 4th रो में, थोड़ा सा आगे हो जाए भाई। इधर बन सकती है, थोड़ी सी जगह बनवा दो एक रो में। ओके चलें जी, कैलकुलेटर थाम लें अपने, कैलकुलेटर्स बहुत जरूरी हैं आज, और अगले 15 मिनट तक टेंशन पूरी चाहिए मिनिमम टैक्स के लिए। जैसे स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए कल आप लोगों ने टेंशन दी थी, इसके लिए भी टेंशन चाहिए। नंबर 1 मेरा पहला सवाल, ये बताएं कि रेट टैक्सेबल इनकम पे लगता है या सेल पे लगता है? टैक्सेबल इनकम पे। सेल और टैक्सेबल इनकम में क्या फर्क है? सेल में से खर्चे वगैरह माइनस होते हैं, फिर नेट इनकम भी उसे कह सकते हैं, खर्चे माइनस करके फिर टैक्सेबल इनकम पे रेट लगता है। लेकिन ये जो सेक्शन है ना, इसमें आपने टैक्सेबल इनकम पे भी रेट लगाने और सेल पे भी रेट लगाने। टैक्सेबल इनकम पे भी, इधर देखते रहो, टैक्सेबल, ये जो सेक्शन आज हम पढ़ने लगे हैं, इस पे आपने किस पे रेट लगाने? टैक्सेबल इनकम पे भी रेट लगाने और सेल पे भी रेट लगाने। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, सेल वाला जो रेट है ना, वो फिर लॉ मेकर को हमें देना चाहिए, क्योंकि टैक्सेबल इनकम वाला जो रेट है वो तो हमें पता है, चैप्टर 4 के अंदर अवेलेबल है। तो चैप्टर 4 के अंदर जो है वो अवेलेबल है रेट टैक्सेबल इनकम वाला। तो टैक्सेबल इनकम कहां लिखा हुआ है? ये टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम वाला रेट तो अवेलेबल है किसमें? टेबल 1 में। लेकिन इसके लिए कौन सा वाला रेट लगेगा सेल के लिए? तो वो जाके देखाते हैं सेल के ऊपर क्या रेट लगेगा। 1.25% ऑफ पर्सन सेल फॉर द ईयर। तो आपके सेल के ऊपर कितने % रेट लगने जी? 1.25। तो इसके ऊपर जो रेट लगेगा, बल्कि ऐसे लिख लेना ऊपर आप, इसके ऊपर जो रेट लगेगा कौन सा वाला लगेगा? टेबल 1 वाला। और इसके ऊपर रेट लगेगा 1.25% ऑफ सेल। क्लियर? लिख ले। ओके जी, नंबर 1 ये हो गया। अब जरा गौर से आपने समझना है, इन पे रेट लगा के मैं रख लेता हूं, फिर आगे इनको यूज कैसे करना है वो जरा आपने समझना है। 10500000 पे रेट देखें कितना बन रहा है। 10500000 पे बस व्हाइट बोर्ड पे देख के बता दें। 10500000 कैलकुलेटर पे बस कैलकुलेट करके बता दें, रजिस्टर पे लिखने की जरूरत नहीं। 10500000 ये वाला सीरियल लगेगा, जरा निकालें 10500000 पे, जल्दी जल्दी सारे टेक्स्ट निकालें 10500000 पे। और यार कर दो यहाँ 10500000 पे 10500000 माइनस 6 लाख इंटू 10% जमा 10,000 कितना? 50। टिक कर दो इसको 55,000 को। ओके मतलब नॉर्मल तरीके से ना एक बंदे का टैक्स निकाल रहे हैं, बस इधर देखो इस वक्त। अच्छा जी 72000000 पे कितना टैक्स लगेगा? 72000000 तेरी खैर 72000000 जल्दी जल्दी 72000000 पे टैक्स 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 और जल्दी 7200, हाँ बता दें 72000000 पे टैक्स। कैलकुलेटर निकालो 72000000 पे टैक्स। जो 2x पे सुन रहे हैं उनको क्या समझ आनी है? हाँ समझ आनी है उनको। 1640000 टिक कर दूं, आगे चलें। 1445000 टैक्स। सही है, सही निकाला हुआ है 417750। असल में किताब में ना हर साल लॉ चेंज हुआ होता है, किताब में कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर आ जाती है, इसलिए मैं आपसे चेक करवा रहा हूँ। डन हो गया ये तीनों फिगर्स? डन। ओके डन डना डन। अच्छा जो रात लेट आए हैं दो भाई इधर अटेंटिव हो, हमने आज एक नया सेक्शन शुरू किया है जिसका नाम है मिनिमम टैक्स। वो सेक्शन ये कहता है कि टैक्सेबल इनकम पर टेबल 1 के तरीके से नॉर्मल टैक्स निकालें, जो आपको आदत पड़ी हुई है, और जो हजरात पहले से आके बैठे हुए हैं वो सुन लें। ये सेक्शन ये भी कहता है कि आप बिजनेस की सेल पकड़ें और सेल पे लगाएं 1.25। जरा ये भी मुझे चेक कर दें, पता नहीं कोई एरर ना हो। सेल पे 1.25%। पहला वाला गलत है? पहला वाला सही में डरा दिया तूने। दूसरा वाला कर लें आप लोग, कर लें, कुछ नहीं आता। दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला सही है। ओके अच्छा यार, अब ना आप कहेंगे सर टैक्स तो आपने निकलवा लिया, इसका मतलब है अब अगला काम खत्म हो गया। नहीं 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 मोहतरम, अगला काम ही तो अब शुरू हुआ है, अगला काम ही तो शुरू हुआ है। लेट आने वाले भाई, हमने टैक्सेबल इनकम पे रेट लगाया है और सेल के 1.25% पे रेट लगाया है। कोई खास ही बात है जो आज हो रही है कि हर आने वाले को भी बताई जा रही है। तो अच्छा कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी जाते जाते, सेक्शन नॉट अलाउड में जो खर्चे हैं सेक्शन 21 उसमें नॉट अलाउड की लिस्ट दी हुई है, इसके अलावा सारे खर्चे अलाउड हैं। और लेकिन एक और भी बात जाते जाते हमने कर दी थी कि टैक्स चैरिटेबल डोनेशन है, ज़कात है, आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं चिल्ड्रन के, ये खर्चे अलाउड नहीं है क्योंकि इनके अलग बेनिफिट्स लॉ में अवेलेबल है। और एक और खर्चा भी कभी कभी वो टैक्स करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो वापस मिल जाना होता है, तो इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी खर्चा नहीं है। ओके चलें जी,
टैक्सेबल इनकम पे नॉर्मल तरीके से हमने टैक्स लगा लिया है और सेल के ऊपर हमने जो है 1.25% टैक्स लगा लिया। अच्छा, ये जो सेल पे हमने टैक्स लगाया ना, अब मैं आपके सामने स्क्रीन में ना सिर्फ ये शो कर रहा हूं, बस बाकी की मुझे जरूरत नहीं है। इस सेक्शन का नाम है मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स का मतलब है सेल का 1.25% कम से कम देना है। ये मिनिमम टैक्स, मिनिमम होता है कम से कम। तो लॉ मेकर कहते हैं सेल का 1.25 तो तुमने देना ही देना है। मैंने कहा मेरा तो 55 बन रहा है, मैं ईयर 1 की बात कर रहा हूं। मैंने कहा मेरा तो 55 बन रहा है। कहते हैं नहीं, सेल का 1.25 तो दे के जाओ। मैं रोने लगा, मैंने कहा नहीं। कहते चुप, सेल का 1.25 तो तुमने देना ही देना है। मिनिमम टैक्स कितना होगा जी? सेल का 1.25%। तो लॉ मेकर कहते हैं सेल का 1.25% तो तुमने देना ही देना है। मैंने जाके कहा मेरा तो टैक्स सिर्फ 55 बन रहा है। कहते नहीं, कम से कम सेल का मिनिमम तो दो। अब बताएं मैं इस साल एफबीआर को पे कितना करूंगा? 1252 पे करूंगा या 55 पे करूंगा? अभी इधर ऊपर देखें, ऊपर देखें। कम से कम लॉ मेकर क्या कह रहे जी इन बंदों को? सेल का 1.25% तो देना ही देना है। अब पहला मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगा हूं, इधर अटेंटिव जी। नया रूल बताएं क्या है? जिन लोगों की साल की सेल 100 मिलियन से ज्यादा है उनको लॉ मेकर कहते हैं तुमने सेल का 1.25% टैक्स तो देना ही देना है। अब आप मुझे बताएं इसका टैक्स कितना बनेगा? 1252,500 डन। ओके, इसने जाके रिक्वेस्ट की, इसने कहा यार मेरा तो नॉर्मल तरीके से टैक्स 55 बन रहा है और हुकूमत आप मुझे कह रही हो सेल का 1.25% दो। ये क्या तरीका हुआ? हुकूमत ने कहा तुम बहुत अमीर बंदे हो, तुम्हारी सेल साल की 100 मिलियन से ज्यादा है, तो यार ऐसा तो ना करो ना, कुछ तो हमें भी दो। अब क्या हुआ? इसने जाके हुकूमत को रिक्वेस्ट की कि यार मैंने सेल का 1.25% दिया है, मुझे फिर भी फील हो रहा है मेरे साथ जाती हुई है, मेरा आम हालात के मुताबिक टैक्स कितना बन रहा है? 55। हुकूमत ने कहा कोई मसला नहीं, कितना टैक्स ज्यादा दिया आपने? कैलकुलेट करें जरा, आम हालात की बनिस्बत कितना टैक्स ज्यादा दिया है? अटेंटिव रहना, एक सेकंड अटेंटिव रहना है। आम हालात की बनिस्बत कितना टैक्स ज्यादा? जो भी फिगर आपने 11 के नाम से निकाल ली, ये टैक्स आपने ज्यादा दिया है। हुकूमत ने कहा इसका डिस्काउंट ले लेना अगले सालों में, इतना डिस्काउंट दे देंगे तुम्हें, जिसे टैक्स क्रेडिट्स भी आप कहते हैं या टैक्स माफ करना, जो मर्जी समझ लें इसका नाम। हुकूमत ने कहा इतना तुम्हें टैक्स छोड़ देंगे अगले सालों में, रिलैक्स रहो। लेकिन ये रिकॉर्ड के तौर पे लिखना पड़ेगा हमें इधर, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड नहीं कैरी फॉरवर्ड, बस इसको कैरी, इस टैक्स को अगले सालों में माइनस कर लेंगे। ये आपने इसी साल का पे किया था, लेकिन अब इसको अगले सालों में आपको बेनिफिट इतना मिल जाएगा। कैरी फॉरवर्ड टैक्स। अच्छा, कितना मांगा एफबीआर ने? 1252,500। हमारा कितना देने को दिल चाह रहा था? 55। कितना फिर कभी माफ कर देंगे? 1197,500। इधर लगा ना कॉमा, 1197,500। क्लियर? नाउ विल स्टार्ट। बोले ये 2 में जरा आपकी थोड़ी ज्यादा टेंशन चाहिए जी। अगला साल आया, अगले साल लॉ मेकर ने कहा, जो रात लेट आए टेंटे वो, सेल का 1.25% हमने टैक्स निकाल के रखा हुआ है और टेबल 4 वाला टैक्स निकाल के रखा हुआ है, टेबल 1 वाला। अच्छा, लॉ मेकर ने कहा हुआ है मिनिमम टैक्स का मतलब होता है सेल का 1.25% तो कम से कम दे दो। लॉ मेकर ने इस बंदे को कहा यार सेल का 1.25% कम से कम दे दो। इसने कहा ठीक है। इस बात का मतलब बताएं लॉ मेकर मांग कितना रहा है? लॉ मेकर कह रहे कम से कम मुझे सेल का 1.25 तो दे देना। ये बात पढ़ के बताएं वो मांग कितना रहा है। इसका मतलब है वो कह रहे हैं अगर ज्यादा बने तो वही लूंगा तेरे से, ज्यादा बने तो वही लूंगा। जैसे आप 2 किलो दूध किसी से लगवाया हुआ आपने, अब आप उसे कहें यार कम से कम तो 1.5 किलो दे दिया कर। अब जिस दिन उसके पास है 2 किलो, 2 किलो दे दे। सिमिलरली लॉ मेकर क्या कह रहे बोले, दूसरे पहले साल को भी सामने रख के क्या कह रहा था, कम से कम सेल का 1.25 मुझे दे दो। तो उस बंदे को ये देना पड़ा। अगले साल लॉ मेकर ने कहा फर्ज कर लें ये 15 है, ये 16 है, ठीक है जी, ये 15 लाख है, वैसे भी ये 15 लाख है, ये 16 लाख है। लॉ मेकर ने कहा यार कम से कम 15 लाख तो दे दिया करो ना। अब लॉ मेकर ने कहा तेरा तो बनता ही 16 है, चुप छोड़ परे मेरी बात, मुझे कितना दे दे? 16 लाख। आम हालात वाला टैक्स तो नहीं माफ हो सकता ना, तो कम से कम इसने कितना देना है? बोले ओह 16 लाख कहां से हो गया यार, हाथ दो भी। कम से कम सिर्फ इस साइड वाला बोलना है आपने, सेल का 1.25% कम से कम है। लॉ मेकर ने कहा कम से कम कितना दे? 15। वो तो क्या, वो तो बनी कितना रहे, वो तो खुशी से 16 देगा। तो बनी आम हालात वाला कितना रहे? 16। अब वो देगा कितना? 16। तो अगले साल का टैक्स बताएं। 1640। लेकिन कम से कम कितना देना था इसने? 15 लाख। लेकिन अब कितना देगा? 16 लाख
लेकिन 16,40,000 में से कोई बेनिफिट, कोई डिस्काउंट, कुछ बनता है? कोई पुराने वाला कोई डिस्काउंट बनता है? वो जो पिछले साल ज्यादा दिया हुआ है, ये इसको क्या करने की इजाजत होगी? माइनस करने की इजाजत होगी। तो ये कहेगा जी ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स। कैरी फॉरवर्ड को अब इस साल ले आओ ब्रॉट फॉरवर्ड। पिछले साल वाला जो तुमने मुझे टैक्स ज्यादा ले चुके हो, ज्यादती करके, वो मुझे आप बेनिफिट दे दो, उसका डिस्काउंट दे दो, एडजस्ट कर दो जी। कितना? 11 उधर क्या देख रहे हैं, स्क्रीन की तरफ क्या देख रहे हैं? 11,97,500। क्लियर? अब पे कितने करना जा रहा था? 16 लाख, 11 लाख। उधर स्क्रीन की तरफ क्या देख रहे हो? पे कितना करने जा रहा था? 16 लाख। माफ कितना हो गया? लॉ मेकर ने से सुबह सुबह क्या कहा था? कम से कम कितना दे दो? 15 लाख। अच्छा, वैसे ये अब देगा कितना हुकूमत को? 442,500। लॉ मेकर ये देख के कहेगा, ये शहजादे यार कम से कम 15 तो ले आता, यार कम से कम 15 तो ले आता। ऐसा तो ना करना यार रशीद, कम से कम 15 तो ले आता। मैंने कहा तूने सही दिमाग की दही बनाई हुई है मेरी। उधर से कह रहा है कि ये माइनस करने की इजाजत है, और इधर से कह रहा है कि कम से कम 15 तो ले आता। तो लॉ मेकर कहते हैं ना, हाँ यार कम से कम 15 तो ले आता ना यार। मैंने कहा था आपकी टेंशन चाहिए बहुत आज। लॉ मेकर कहते हैं यार कम से कम 15 तो ले आता। तो इसको बैलेंसिंग निकाल लें भाई, फिर मजबूरन इसको बैलेंसिंग निकालना पड़ेगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। चारा वैसे भी घर छोड़ा है मैं, तो इसको बैलेंसिंग निकालना पड़ेगा। बस है तो है, अब ये समझना ही पड़ेगा आपको, और तो कुछ नहीं हो सकता इसका हल। मैं तो बड़ी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की जो लिखा हुआ है। 1 लाख कितना टैक्स इसको माफ हो सका सिर्फ, और पेपर में आप ये इसी तरह सॉल्व कर दें, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं, इस तरह काट के सॉल्व कर दें, यू विल गेट 100% मार्क्स, कोई मसला ही नहीं। इस मेथड में ये मसला है कि आपको काट के सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है इसका। यार आप वर्किंग में कर लें पहले, वो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, ऐसे पता नहीं चल सकता। तो एक तरफ हम उसे क्या देना चाह रहे हैं? बेनिफिट। इस बेनिफिट पे आप एग्री कर रहे हैं पहले इस बेनिफिट, लेकिन जब बेनिफिट दिया तो क्या पता चला कि इतना बेनिफिट उसे दे दिया है कि कम से कम उसे 15 लाख मांगा हुआ था, वो भी नहीं दे रहा था। तो अब बेनिफिट जो आपने दिया ना, इसे रीअसेस करें, दोबारा सोचें। नहीं यार मैंने बेनिफिट ज्यादा दे दिया है, उसका तरीका क्या है, उसका हल क्या है? इसे इंसिस्ट करें कि कितना टैक्स हुकूमत को जमा कराए? 15 लाख। तो फिर कितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है ये पुराना? 1 लाख। तो ये फिगर बैलेंसिंग आया करेगी, लेकिन अगला साल जब आएगा ना, तब आपको बात ज्यादा क्लियर होगी। अगला साल आएगा ईयर 3 में, ये बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यहां तक नोट कर लें। अगला साल आने दें, अगला साल आने दें। उम्मीद है कि सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। भाई नीचे ना आंखें कर, इधर देख, जल्दी कर। ओके ये कैसे हिम्मत हो जाती छुट्टी करने की? को मुझे भी मशवरा दे, मेरा किस बहुत दिल जाता है, लेकिन कई साल हो गए नहीं हो सका मेरे से। कैसे नहीं होता? ये अंदर आपकी एक आग लगती है और फिर छुट्टी कर लेते हैं आप। भाई के अंदर नहीं लगती, कूल माइंडेड। अच्छा जी, चिल प्रोग्राम इधर आ जाए। कम से कम कितना दे दो? 13 लाख। और यार हाथ दोगी उसी साल पे रहना यार, मैं जा। कम से कम कितना दे दो? 13 लाख। कम से कम कितना दे दो? लेकिन उसका बन ही कितना रहे? अब तो वो फिर 40 का, अब कितना रहे? 41। तो कम से कम कितना दे दो? 13। लेकिन इसका बन ही कितना रहे? 41। तो फिर तो मौसम 41 ही लॉ मेकर मांगेगा ना, ये तो नहीं कि इसको छोड़ देगा। क्लियर? तो अभी आप लोगों ने वो नहीं देखना पुराने साल का कितना है और वो जो कहानी चली है, फिलहाल सादा तरीके से यहाँ कुछ और मैं पूछता हूँ, ठीक है? तो बताएं कम से कम कितना बन रहे हैं? 13। कम से कम 13 दो, अगर ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम आपको वेलकम करेंगे। तो फिर ज्यादा कितना बन रहा है इस वक्त? तो टैक्स बोले 41,500। अच्छा कम से कम कितना मांगा हुआ है? 13 लाख। लेकिन अभी वो छोड़े, अभी उसको छोड़े, कम से कम 13 लाख मांगा हुआ है। अच्छा एक बात बता दें यार, आप लोगों ने एक कैलकुलेशन मुझे नहीं करवाई पिछले साल, जो हो जानी चाहिए थी साल को शुरू करने से पहले, वो कैलकुलेशन बताएं।
जो इस साल को शुरू करने से पहले ही हो जानी चाहिए थी। कितना डिस्काउंट देना था, कितना इस साल मिल गया, कितना फिर कभी मिल जाएगा, कितना डिस्काउंट था, कितना मिल गया, कितना फिर कभी मिल जाएगा। 1057 ये डिस्काउंट फिर कभी मिलेगा इसको। और फिर कभी अब हमारा साल आ गया ईयर 3। अच्छा ईयर 3 में जी कम से कम तो मांग रहा है वो 13 लाख, लेकिन हमारा बन ही कितना रहा है 41 लाख, तो 41 लाख ही मांगेगा फिर हमसे। 415000। ये किन लोगों को तंग किया जा रहा है जिनकी साल की सेल 100 मिलियन से ज्यादा है? 100 मिलियन, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ पूरा हो गया। ये 1 अरब। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये यूनिट 10 वाले हैं। ओह सॉरी गाय, आई वाज रॉन्ग। अच्छा जी अब आप मुझे बता दें कितना डिस्काउंट मिलेगा इसको। 105750 क्लियर। तो ये ब्रॉट फॉरवर्ड है। क्या जवाब आ गया? 31200000। अब लॉ मेकर क्या कहते हैं? कम से कम 13 लाख तो दे दो, कम से कम 13 लाख तो दे दो। तो इधर तो ये दे ही 31 लाख रहा है, तो अब इसको काट कूट के कुछ करो नहीं करना, तो इधर काटो करने की जरूरत नहीं है। तो और अगर इधर भी जवाब 31 की बजाय कोई 8-9 लाख आ जाता, अगर इधर भी जवाब 8-9 लाख आ जाता तो फिर तो कम से कम 13 मांगना था, फिर दोबारा हमें काटना पड़ना था। तो ये मैं कह रहा था थोड़ा वेट कर लें, ईयर 3 से जरा बात क्लियर हो जाएगी। तो बहरहाल अब 5 मिनट में आपकी दोबारा लूंगा, इसको रिवाइज करते हैं। सारा मैं मिटाने लगा हूं, एक दफा जरा समझ लें। अच्छा एक छोटा सा हिंट दे दूं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो मैं प्योर लॉजिक पे बात नहीं, ठीक है बैठो। थोड़ा सा हिंट दे दूं एक पहले पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले मैं लॉजिक पे बात कर रहा था। जो सबसे पहली वाली फिगर आपने लिया करनी है ना कैलकुलेशन में, सबसे पहली वाली, वो इन दोनों में से हायर लिया करनी है। ये लॉजिकल सी बात है, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। एक रट्टा मैं आपको लगवा रहा हूं, लॉजिक पे पहले मैं बात कर रहा था। आप देख लें इन दोनों में से हायर फिगर टॉप पे आ रही है 12 लाख और 55,000। टॉप पे क्या आ रहा है 12 लाख, कम से कम 15 है लेकिन एक्चुअली ज्यादा बन रहा है। इन दोनों में से ज्यादा कौन सी है? 16 लाख। 41 लाख 13 लाख, इन दोनों में से ज्यादा क्या है 41। तो हिंट है, हिंट मेरा एग्जाम हिंट जिसे समझ लें, लॉ में नहीं ऐसे लिखा हुआ, लॉजिक से ज्यादा बात समझ आती है। ये जरा आपको एक रट्टा लगवा रहा हूं कि इन दोनों में से, ऊपर लिख लें, इन दोनों में से हायर फिगर से स्टार्ट किया करेंगे। इन दोनों में से जो हायर फिगर होगी उससे स्टार्ट किया करेंगे। सबसे पहली लाइन में इन दोनों में से हायर फिगर आया करेगी। ओके लेट्स स्टार्ट जी। डस्टर। अच्छा इससे पहले क्या काम किया था? इससे पहले भी ये काम किया था, वो बता दें। हाँ सेल पे 1.25 लगाया था और टैक्सेबल इनकम पे नॉर्मल तरीके से जाके टैक्स देखा था। ओके कम से कम कितना लॉ मेकर मांग रहे हैं? 12 लाख। इसका कितने? 55। तो कितना देके आएगा? 12 लाख। तो कितना बना जी ईयर 1 का टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट? 1252,500। अच्छा 12 लाख तो दे आएगा हुकूमत को। वैसे इसका देने को कितना दिल चाह रहा था? 55,000। ज्यादा दे आया? कितना ज्यादा दे आया? देने को कितना दिल चाह रहा था? दे कितना आया? सॉरी, देने को कितना दिल चाह रहा था? 55। दे कितना आया? कितना फिर कभी देगा? 119। अच्छा इतना इसको डिस्काउंट मिल जाएगा अगले सालों में। ईयर 2 टैक्स कम से कम इससे कितना मांगा जा रहा है? 15 लाख। तो फिर इसका देना कितना पड़ेगा? 16 लाख। वैसे हायर उठाना, 16 लाख उठा लें पहले। 16400000। अच्छा जी अब इस बंदे का अपना दिल पता क्या चाहेगा कि मैं पुराना जो डिस्काउंट है वो फौरन ले लूं ताकि मुझे 16 लाख में से 11 लाख माफ हो जाए।
लेकिन लॉ मेकर फिक्रा बोल रहा है कम से कम उसे कितना चाहिए हुकूमत को, 15 लाख। अमीर बंदे, सेल बड़ी ज्यादा है, तो कम से कम 15 लाख तो हुकूमत को चाहिए। तो हमने जब डिस्काउंट लेने की कोशिश की ना, तो डिस्काउंट बहुत ज्यादा हो गया। कैसे पता चला अभी तक मुझे नहीं पता, जब तक कैलकुलेटर ना पकड़ लूं। कैलकुलेटर पकड़ा तो जवाब आया 4425। अब जब 442500 टैक्स तो आया, तो मेरे कानों में वही आवाज गूंज रही है, कम से कम तो 15 लाख दे दो, कम से कम 15 लाख दे दो। मैंने कहा मेरा तो 4 लाख बन रहा है, तो कम से कम 15 तो दो ना यार। दूध वाले ऐसा तो ना करो कि तुम मुझे 1.5 किलो दूध तो दे जाया करो, 2 एग्री हुआ है, कम से कम 15 लाख तो दे दो। अब ऑब्वियसली 16,40,000 में से क्या माइनस करेंगे तो ये जवाब आएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे लेटर में, 1 लाख। अब डिस्काउंट लेना कितना चाह रहे थे, 11 लाख। मिला कितना, लेना चाह रहे थे डिस्काउंट इतना, लेकिन फिलहाल माइनस कितना हुआ, बाकी 10। ये फिर कभी माइनस हो जाएगा, और वो अगला साल आ गया, ईयर 3। जी बोले जी, टैक्स कितना है, कम से कम कितना दे दो, लेकिन अगर ज्यादा हो तो वेलकम वेलकम, फिर आप आए हमारे पास, नॉर्मल तरीके से आप टैक्स दें। 41,500। अच्छा, फिर डिस्काउंट्स वगैरह इसके रहते हैं, अनयूज्ड डिस्काउंट रहते हैं, तो अनयूज्ड डिस्काउंट को यूज करें, कैरी फॉरवर्ड 10,500। जी बोले 20,000। अब इसकी आवाज अगेन इसके कानों में पड़ी होगी, कम से कम 13 लाख तो दे दो, कम से कम 13 लाख तो दे दो। लेकिन ये आवाज जब इसके कानों में गूंजेगी तो देख के कहेगा मैं तो ऑलरेडी 31 दे रहा हूं, तो मुझे तो परेशान होने की जरूरत, मैं तो ऑलरेडी 31 दे रहा हूं, मुझे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इधर 31 की जगह 1,20,000 आ जाता तो फिर वही मसला पड़ना था, 1,20,000 को आपने काटना था, और काट के आपने और फिर इसको बैलेंस ही निकालना था। लेकिन अभी ये मसला नहीं आया, कितना बने, 31,20,000। पढ़ेंगे कैलकुलेशन में, देख लें कोई एरर वगैरह है तो बता दें, वरना फिर ठीक है। इधर वो वाला काम कर लें जो मैंने किया था, क्या लिखा था और बाद में क्या काटा था। चलें छोड़ें यार, आप लोगों ने रजिस्टर पे नोट करने का टाइम दिया था मैंने। डन जी। ओके अच्छा जी, एक बिजनेसमैन है, वो कहते हैं मेरी सेल है एक बिजनेसमैन है, वो कहते हैं जी मेरी सेल है 102 मिलियन। कितनी है जी, 102 मिलियन। बताएं इज इट ग्रेटर देन 100 मिलियन। अच्छा, खर्चे माइनस करते 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 इसका प्रॉफिट आया 10,50,000 टैक्सेबल इनकम। खर्चे माइनस किए सेल में से, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आई, 10,50,000। टैक्स आया, उसमें हमने टैक्स क्रेडिट माइनस किए, और 55,000 इसका टैक्स आ गया, 55,000 इसका टैक्स आ गया। ये अगर आपने एग्जैक्ट हमारे वाली मिसाल लेनी है तो हमारे वाली मिसाल ले लें। पहले साल इसकी सेल कितनी है, 102,00,000,000, और टैक्सेबल इनकम कितनी है 1,050,000,000, जिस पे टैक्स बनता है 1,002,00,000,000 लिख लेते हैं। 1 कितना, 1,002,00,000,000। तो मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंटली इसको मैं कह सकता हूं दिस इज माय ईयर 1। ईयर 1 की सेल कितनी, 100 मिलियन। ईयर 1 की सेल कितनी, 100 मिलियन। खर्चे माइनस करते 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 सेल में से खर्चे माइनस करते 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 100 मिलियन किस पे पहुंच गया, 1 मिलियन पे। 100 मिलियन किस पे पहुंच गया, 1 मिलियन पे। 1 मिलियन पे मैंने टैक्स निकाला तो कितना आया, 55,000। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि सेल में से, अभी आपने रीजंस वाली साइड को नहीं देखना, इसको नहीं देखना, मुझे अभी ये बताएं सेल में से कौन से खर्चे माइनस हुए होंगे कि टैक्सेबल इनकम इतनी कम आ गई है।
सेल में से कौन से खर्चे माइनस हुए होंगे? कॉस्ट ऑफ सेल, रेंट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन और सारे खर्चे माइनस हुए होंगे। इतने ज्यादा खर्चे बेचारे के हो गए कि 100 मिलियन की सेल थी और बेचारे के पास बचा कितना? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन पे नॉर्मल तरीके से टैक्स कितना बन रहा है? 55,000। अच्छा, ये क्या रीजन है कि 55 लेस आ रहा है एज कंपेयर टू 12 लाख? ये क्या रीजन है 55 लेस आ रहा है एज कंपेयर टू 12 लाख? 12 लाख कितने? 1252,500 1252,500 55,000 इज लेस देन, बोले 1252,500। आपके जहन में क्या रीजंस आ रही हैं कि सेल पे 1.5% लगा के ये जवाब आ रहा है और टैक्सेबल इनकम पे रेट लगा के ये जवाब आ रहा है? ये इतना कम क्यों आ रहा है? रीजंस क्या हो सकती हैं? एक्सपेंसेस इस साल ज्यादा हो गए होंगे। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा ना होते तो ये 1 मिलियन की बजाय शायद 20 मिलियन आ जाता। और क्या रीजन हो सकती है? हमारे सवाल में तो टैक्स क्रेडिट्स गिवन नहीं है, लेकिन टैक्स क्रेडिट्स भी हो सकते हैं। और क्या रीजन हो सकती है? पुराने सालों के लॉसेस का चैप्टर तो भी हमने पढ़ा नहीं, तो पुराने सालों के लॉसेस हमें पता नहीं, लेकिन लॉसेस के चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा पुराने सालों के लॉसेस यहां से माइनस करने होते हैं। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट थोड़ा चेंज होगा जब लॉसेस का चैप्टर हम पढ़ेंगे। पुराने सालों के लॉसेस माइनस करने की जरूरत होती है, तो जब पुराने सालों के लॉसेस माइनस करेंगे तो इनकम और कम हो जाएगी, तो टैक्स कम हो जाएगा। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, सेल का 1.5% क्यों इतना ज्यादा आ रहा है और टैक्सेबल इनकम पे टेबल 1 का रेट लगा के क्यों इतना कम आ रहा है? पॉसिबल रीजंस आपसे पूछ रहा हूं, कोई 100% रीजन नहीं, ऐसे ही अंदाजे लगा रहा हूं क्या वजह बन सकती है जरा। शायद खर्चे ज्यादा हुए हो, शायद टैक्स ज्यादा माफ हुआ हो, शायद कोई पुराने सालों के लॉसेस हो। क्लियर? और एक और बात सुन लें, शायद इसकी इनकम माफ हो, इसकी टैक्सेबल इनकम माफ हो। आप कहेंगे सर अगर किसी बिजनेसमैन को खुश करने के लिए, जैसे लोग नए नए कारोबार शुरू करते हैं, किसी ने सैटेलाइट बनाने का कारोबार शुरू कर दिया तो हुकूमत ने खुश होकर कहा यार टैक्सेबल इनकम आपकी ना माफ कर देते हैं, लेकिन इसने भी सेल का 1.25% देना है। ये इतना जालिम सेक्शन है कि एग्जेम्प्ट इनकम वालों को भी नहीं छोड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर इनकम वालों पे भी लगेगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल बिजनेसमैन है, अगर हुकूमत उनका कभी टैक्स माफ कर दे तो उन बेचारों को भी कितना देना पड़ता है? कम से कम सेल का 1.25%। तो 4 से 5 रीजंस लॉ मेकर ने लिखी हैं जिसकी वजह से सेल का 1.25 ज्यादा आ जाया करेगा, और ये वाला टैक्स आम हालात वाला, इसकी 4 से 5 रीजंस लिखी हैं, वो मैं आपको पढ़ाने लगा हूं। बाद आपको आई होप समझ आ गई होगी। डू नॉट टेक मोर देन 1 सेकेंड, ये नोट कर लें, रीजंस भी लिख लें नीचे। जी जल्दी आइए, मैं भी फोन चेक कर लूं। क्या पूछ रहे, कोई आया? अच्छा, चलें जी। ये गुजर गया, इसने एरोप्लेन की तरह गुजर जाना गाड़ी ने। आराम से गुजार देते हैं। ओके, चलें जी पढ़ें। दिस सेक्शन शैल अप्लाई, जी बिल्कुल चुप है। दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू फॉलोइंग पर्संस। किन लोगों को इस जाल में फंसाया गया? सिर्फ 4 लोगों को। किन लोगों को जाल में फंसाया गया? सिर्फ जिनकी साल की सेल 100 मिलियन से, जिनकी साल की सेल 100 मिलियन से ज्यादा है, उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दिस सेक्शन, जिनकी ज्यादा है वो फंसेंगे, जिनकी कम है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनकी बराबर है, हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 और अबव, 100 मिलियन वाले भी फंसेंगे। दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। हो सकता है इसी साल लॉस आ जाए, हो सकता है इसी साल लॉस आ जाए, तब भी ये सेक्शन लग जाएगा। सेल का 1.25 बहुत ज्यादा आ जाएगा। सेटिंग ऑफ लॉस ऑफ एन
हो सकता है पुराने साल का लॉस माइनस हो जाए, लेकिन ये हल्की फुल्की बातें तब समझ आएंगी जब लॉसेस का चैप्टर पढ़ेंगे। हो सकता है आपकी इनकम ही सिरे से माफ हो। अब मुझे बता दें, अगर मेरा इसी साल लॉस आ जाए तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो लेस होगा इससे, एक रीजन ये। दूसरी रीजन, इस साल तो प्रॉफिट है 10 लाख, पुराने साल का कोई लॉस हो 11 लाख, वो इधर आ जाए तो भी टैक्स जीरो हो जाएगा। जब टैक्स जीरो होगा ये जीरो इधर जाएगा, जीरो विल बी लेस देन। और तीसरी रीजन, फर्ज करें हुकूमत ने कहा मेरी इनकम पे टैक्स माफ है, तो मेरी इनकम तो 10 लाख ही है, लेकिन टैक्स में उस पर जीरो निकालूंगा, ये जीरो मैं इधर लेके जाऊंगा, लेकिन सेल का 1.25 तो बहुत ज्यादा है। तो तीन रीजन बताएं, अभी जबानी याद करें। लॉस इन करंट ईयर भी आ सकता है, नजर नहीं आ रहा फिलहाल आपको, पुराने साल का लॉस भी माइनस हो सकता है, और तीसरी रीजन मेरी इनकम क्या हो सकती है, एग्जाम। दूसरी दो रीजन तो मैंने इधर लिख के बता दिया आपको जी। क्या? हाँ, पॉसिबल रीजन हो सकती हैं, ये समझ लो। आगे पढ़ो तो सही, ये दो लाइनें अभी आने तो दो, ये दो लाइनें पढ़ेंगे ना। Where due to following reasons, बला बला बला, where due to the application of, एप्लीकेशन क्या होता है, अलाउ करना टैक्स रेट, अप्लाई करना, एप्लीकेशन अलाउ करना। टैक्स रेट ज्यादा मिल गई, कोई रिबेट ज्यादा मिल गई, टैक्स रेट ही होती है रिबेट भी। क्लेमिंग ऑफ अलाउंसेस और इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डिडक्शंस, कोई भी अलाउंसेस, अलाउंस से मुराद लिख लें इनिशियल अलाउंस, क्लेमिंग ऑफ इनिशियल अलाउंस, डिडक्शंस, डेप्रिसिएशंस, अमोर्टाइजेशंस, अगर ये आपने ज्यादा माइनस कर ली तो भी एक वजह बन सकती है आपके प्रॉफिट गिर जाएं। जब आपके प्रॉफिट गिर जाएंगे खर्चे माइनस करने की वजह से, तो प्रॉफिट गिरने की वजह से जो इन हालात वाला टैक्स होगा वो काफी गिर जाएगा, और ये तो उधर ही खड़ा रहेगा सेल का 1.25। कहते हैं इन 5 वजूहात से कभी ऐसा भी हो सकता है कि नो टैक्स इज पेएबल, कभी ऐसा भी हो सकता है नो टैक्स इज पेएबल, जीरो, नो टैक्स इज पेएबल, या where no tax is payable or tax payable under table 1 or tax payable under chapter 4 कर लें, अंडर चैप्टर 4 कर लें, और टैक्स पेबल अंडर चैप्टर 4, पेड को पेड और पेबल बार बार यूज करें, इसको छोड़ें, और टैक्स पेबल अंडर चैप्टर 4 इज लेस देन 1.25% ऑफ सेल। Tax payable under chapter 4 is less than 1.25% of sale. Tax payable under chapter 4 is less than 1.25% of sale. अब क्या कहानी बन गई? This section shall apply where due to losses, tax credits, deductions, the tax is less than tax payable on sale का 1.25. ये वाला टैक्स सेल के 1.25 से कम हो जाए तो ये सेक्शन लग जाएगा। अब ये सेक्शन लगेगा तो क्या करना है, ये सेक्शन लगेगा तो क्या करना है, इसको एक्सप्लेनेशन को भी छोड़ दें। जब साबित हो जाए ये सेक्शन लगना है, ये सेक्शन कब लगना है, और बोल दें ये सेक्शन कब लगना है, जब नॉर्मल वाला टैक्स लेस आ जाए किससे, सेल का 1.25% से, सेल का 1.25%। वेयर दिस सेक्शन अप्लाई, वेयर दिस सेक्शन अप्लाई तो अलग बात है, मैं पूछ रहा हूं वेयर दिस सेक्शन अप्लाई, वो तो ये बताने लगे ना जब ये सेक्शन लग जाए तो क्या करना है। मैं आपसे भी कुछ और पूछ रहा हूं, व्हेन दिस सेक्शन विल अप्लाई, जब नॉर्मल टैक्स कम हो सेल के 1 पॉइंट, तो फिर क्या करेंगे, करेंगे, शुक्र है हमने कर लिया हुआ है, ये सारा न्यूमेरिकल में मैंने कराया आपको, तो क्या करेंगे बताते जाएं। द सेल शेल बी अज्यूम्ड एज इनकम, सेल को उसकी इनकम अज्यूम कर लो। द पर्सन शेल पे टैक्स एट 1.25% ऑफ सेल, और सेल पे कितना टैक्स लगा दो, 1.25%। इन सम केसेस द रेट इज रिड्यूस रेट इज एप्लीकेबल, कुछ लोगों के लिए ना हुकूमत ने रिड्यूस रेट रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, 1.1 रखा हुआ है, लेकिन हमारे सिलेबस में 1 पॉइंट, लेकिन अगर पेपर में हुकूमत कह दे कि 1% रेट है, आई कैप कह दे तो 1% लगा दीजिएगा, कोई मसला नहीं, कुछ लोगों के लिए कम रेट भी है। अच्छा जी, वेयर टैक्स पेड एट 1.25% ऑफ टर्नओवर एक्सीड द एक्चुअल टैक्स पेएबल, वेयर टैक्स पेड एट 1.25%, वेयर टैक्स पेड एट 1. exceed the actual tax payable, तो क्या करें, कैलकुलेटेड इन नॉर्मल वे वाले से बढ़ जाए, द एक्सेस, ये ना कहिएगा द एक्सेस शैल बी एडेड इन द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस इन द ईयर बैड डेट इज रिकवर्ड, जो रूल जिसके हैं उसी के वहीं पे लगाने हैं। द एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड शैल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सब्सिक्वेंट 5 टैक्स ईयर। इस डिस्काउंट को कोशिश करें माइनस कर लें,
अगले कितने लोगों के ध्यान में ये सवाल था कितने साल तक इसको माइनस कर सकेंगे, लेकिन पूछ नहीं पा रहे थे। अच्छा, तो अगर किसी को डिस्काउंट मिल जाए तो ये डिस्काउंट माइनस करने की कोशिश करें, इस साल कर लें, नहीं माइनस हुआ इस साल कर लें। अब तो अल्लाह का शुक्र है हो गया माइनस, कैरी फॉरवर्ड जीरो है, कैरी फॉरवर्ड जीरो है, ऐसे ही है ना, जितना माइनस करना चाह रहे थे सारा माइनस। अगर इस साल भी माइनस नहीं हुआ अगले साल कर लें, फिर माइनस नहीं हुआ अगले साल। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर इन सालों को मैं छोड़ूं तो 2010 में अगर मैंने ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म की है तो अगले 5 साल कौन से बनेंगे, 11, 12, 13, 14, 15। और अगर इसको मैं ईयर 1 लूं तो अगले 5 कौन से बनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले लिख लें 2010 वाला 15 तक माइनस होगा, या उर्दू में लिख लें 2010 वाला 15 तक माइनस होगा अगले 5 साल का। ये मतलब है अगले 5 का मतलब है ये वाला हमारे वाला साल नहीं डालेंगे बीच में, 2010 वाला 15 तक माइनस होगा, या 15 में 15 तक, 11 में माइनस कर लें, 12 में माइनस कर लें, 2010 वाला 15 तक माइनस होगा। अच्छा जी, वेयर टैक्स पे, दोबारा जरा पढ़ लें, आखिरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वेयर टैक्स पेड एट 1.25% ऑफ सेल, वेयर टैक्स पेड एट 1.25% ऑफ सेल। आगे पढ़ें क्या लिखा है, एक्सीड द एक्चुअल टैक्स पेएबल। आगे क्या लिखा हुआ है, द एक्सेस कितना है 1197, द एक्सेस आगे क्या लिखा हुआ है, शैल बी कैरिड फॉरवर्ड, आगे माइनस कर लो, शैल बी कैरिड फॉरवर्ड, आगे अगेंस्ट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑफ subsequent the 5 years will start from the end of the year for which minimum tax is। मुझे बताएं किस साल मिनिमम टैक्स पे किया है, ईयर, इसका एंड होगा 30 जून ईयर 1, तो इसके आगे से 5 साल, 2002, 3, 4, 5, 6। हाँ आप कह सकते हो, लेकिन वो इतना मसला नहीं आएगा, आप कह सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, टर्नओवर। किसी सवाल पूछने वाले ने कहा यार ये सेल क्या होती है, आपने कहा जो सेल होती है सेल, फिर भी सेल क्या होती है, आपने कहा सेल ही, उसने कहा वो दुकानों पे लगती है, नहीं वो सेल नहीं, बिजनेस वाली जो सेल होती है। लॉ में कहने का नहीं, ये भी मेरा हक है, मैं बताऊंगा सेल क्या होती है। कहते फड्डे पड़े हुए हैं इधर, तो बंदे लेके आगे हुए हैं, सेल ही नहीं पता चल रही है। कहते हैं ये जो दुकानदार है ना, शॉपकीपर है, एग्जाम्पल 1 में, खुदा के लिए स्क्रीन पे देखते रहिएगा, ये जो शॉपकीपर है ना दुकानदार, ये कह रहा है मुझे नहीं पता चल रहा मेरे पे ये सेक्शन लगना है या नहीं लगना, क्योंकि इसकी सेल 95 मिलियन है, सेल्स टैक्स डाल के इसकी सेल 111 मिलियन है। तो ये दुकानदार परेशान बैठा है और लॉ मेकर से जाके पूछ रहा है पता नहीं मेरे पे ये सेक्शन लगना है या नहीं लगना। अब सवाल ये है कि आप लोगों ने फैसला नहीं करना। अच्छा देखें सेल्स टैक्स क्या होता है। अब 200 रुपए का आइसक्रीम, किसी को पता है सेल्स टैक्स का रेट क्या है, 17% है पाकिस्तान में। तो अगर आप 200 रुपए का आइसक्रीम का डब्बा लेने जाएं, तो आजकल तो डब्बा भी समंदर लगता है सर्दियों में, तो 200 रुपए का आइसक्रीम का डब्बा लेने जाएं तो 200 वाला डब्बा 234 का मिलता है, तो आप 34 रुपए क्या पे करते हैं, सेल्स टैक्स पे करते हैं। तो अगर एक दुकानदार कहता है मेरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात होगी आप लोगों की, मुज़ाकरात तय पा गए। अच्छा अब अगर एक दुकानदार कहते हैं मेरी 95 मिलियन सेल है, तो 955000000 पे 7 वाले के कैलकुलेटर पे अगर आप करें मल्टीप्लाइड बाय 17%, तो आपका कैलकुलेटर जवाब देगा जो 7 वाले के हाथ में है 162350000। दे दिया जो जवाब। तो सेल्स टैक्स डाले बगैर सेल कितनी है, 95 मिलियन। जैसे कई अक्सर होटलों में आपने देखा होगा यार सेल्स टैक्स डाल के बिल बता रहे हो मुझे, सेल्स टैक्स डाले बगैर, तो सेल्स टैक्स डाल के कितनी सेल है। तो लॉ मेकर ने इसको रिलैक्स किया, लॉ मेकर ने कहा तेरे पे सेक्शन 113 नहीं लगता, क्योंकि तेरी साल की सेल 100 मिलियन से। बताएं सेल्स टैक्स डाल के डिसाइड करना है इस दुकानदार के लिए या सेल्स टैक्स निकाल के, सेल्स टैक्स के बिना डिसाइड करना है। डन, आगे चलें। अगला दुकानदार है, फर्ज करें उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता, कुछ दुकानदार होते हैं जिन पे सेल्स टैक्स नहीं अप्लाई होता, सेल्स टैक्स में भी हम पढ़ेंगे कुछ दुकानदार एग्जाम्प्ट है। अच्छा एक दुकानदार कहता है यार मेरी सेल्स टैक्स वगैरह तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं ना डिस्काउंट देता हूं। अब डिस्काउंट तो सेल प्राइस में ऐड नहीं होता ना, सेल्स टैक्स तो आपको पता है सेल प्राइस में ऐड होता है, लेकिन डिस्काउंट तो सेल प्राइस में क्या होता है, कम होता है। अब ये कहते हैं मेरी सेल है 110 मिलियन, लेकिन मैंने डिस्काउंट दिए हैं 20 मिलियन के, और कट कटा के मेरा सेल बनी है 90 मिलियन। तो लॉ मेकर ने अगेन इसको भी रिलैक्स किया और इसे का डिस्काउंट माइनस करके जो तेरी सेल आई है वो तेरी सेल है, वो तो बता दें कितनी है, 90। तो जो सेल के डेफिनेशन के मुताबिक सेल है ना वो ये है, जो सेल की डेफिनेशन के मुताबिक सेल है वो ये है,
उधर सेल्स टैक्स। अच्छा ये ना दो डिफरेंट सी चीजें हैं, एक ऐड वाली, अब लॉजिक सोचा करें, ये ऐड वाली चीज होती है सेल्स टैक्स, और डिस्काउंट लेस वाली चीज होती है। बहरहाल सेल्स टैक्स हो या डिस्काउंट हो, इस बात को अगर मैं साइड पे रखूं, सेल्स टैक्स डाल के सेल्स देखा करेंगे, सेल्स टैक्स डाले बगैर डिस्काउंट माइनस करके देखा करेंगे, या अनडिस्काउंटेड देखा करेंगे? अनडिस्काउंटेड नहीं देखेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस देखेंगे। ये अनडिस्काउंटेड प्राइस है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। अब बता दें इस पे क्यों नहीं लगना सेक्शन 113? क्योंकि इसकी सेल 90 मिलियन है, 100 मिलियन से कम है। अच्छा शॉपकीपर सी कहते हैं कि मेरी सेल है 90 मिलियन और मेरा डिविडेंड है 30 मिलियन। सेल क्या है? मिसाल के तौर पे मैं खिलौने बेच रहा हूं, तो मेरी सेल है 90 मिलियन, और अदर इनकम क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड क्या है जी आपका? कहते हैं मेरा वो डिविडेंड है, मैंने शेयर्स खरीदे थे, उस पर डिविडेंड आया था। अब मोहतरम डिविडेंड तो आपको पता है ही फाइनल टैक्स, तो डिविडेंड है ही फाइनल टैक्स। तो बताइए इसकी रियल सेल कितनी है, 120 मिलियन या 90 मिलियन? तो मैं किसको ग्रीन सिग्नल दूं? अगर मैंने फैसला कर लिया कि इसकी सेल 190 है, तो इस पे सेक्शन 113 नहीं लगेगा। डन, आगे चलें। पहले डेफिनेशन जहां तक पढ़ लें। ये तीनों ना शॉपकीपर थे, यानी ट्रेडर, मैंने इनको अज्यूम किया ट्रेडर, चीजें खरीद के बेच रहे हैं। तो ट्रेडर्स के लिए पॉइंट है, टर्नओवर मींस ग्रॉस रिसीट, जो दुकानदार को पैसे आए। ग्रॉस रिसीट का लफ्ज़ जगह जगह लॉ में लिखा होता है, जैसे उधर भी अगर आप बात करेंगे प्रॉपर्टी के चैप्टर में, ग्रॉस रिसीट क्या है? जो किराया आया मालिक के मकान को, फिर खर्चे क्या है? रिपेयर है, इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी के चैप्टर में कितने किस्म के खर्चे पड़े थे। तो ग्रॉस रिसीट कॉलेज वालों के लिए क्या है? आपकी फीस। ग्रॉस रिसीट वापडा वालों के लिए क्या है? जो हम बिल जमा करवाते हैं। तो ग्रॉस रिसीट, तो टर्नओवर मींस ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, एक्सक्लूडिंग फेडरल एक्साइज ड्यूटी। बोले एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, एक्सक्लूडिंग। सर ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्या है? भाई बिल्कुल आपको जानने की जरूरत नहीं फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्या है। आप ये समझ लें कि ये सेल्स टैक्स की बहन है, और ये सेल्स टैक्स की तरह 16 मिलियन की बजाय इसका रेट थोड़ा कम है, 7-8 मिलियन की ऐड होती है। तो सेल्स टैक्स भी इग्नोर करना है और फेडरल एक्साइज भी इग्नोर करनी है, उससे पहले वाली प्राइस लेनी है आपने। तो सेल्स टैक्स फेडरल एक्साइज एक ही बरादरी से हैं, दोनों एक ही घर में पैदा हुई हैं। ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सेल्स टैक्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। अच्छा अब ना कुछ बच्चे जो है ना वो कहते हैं यार सर हमें ना डेफिनेशन समझ नहीं आ रही, एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट। असल में ना अब मैं भी बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, ये डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, क्योंकि सेल्स टैक्स और डिस्काउंट की ना नेचर डिफरेंट है। तो एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स का मतलब है सेल्स टैक्स को आप इग्नोर कर दो, ठीक है, और एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि ट्रेड डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर दो, माइनस कर दो यहां से। तो ये ना कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी लाइन है, इसको एज इट इज रट्टा मार लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह न्यूमेरिकली आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। न्यूमेरिकल में अगर सेल्स टैक्स आ गया तो डाल के देखना है या डाले बगैर, सेल्स टैक्स डाले बगैर, और अगर ट्रेड डिस्काउंट आ गया तो माइनस करके सेल को देखना। न्यूमेरिकली मसला नहीं, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लीजिएगा किसी तरह जैसे भी आप पसंद करें, लेकिन फिलहाल मैं बात को आगे लेके चल रहा हूं क्योंकि इसी बात पे सारा टाइम नहीं लगाना। तो सेल्स टैक्स जब ये सेल्स कैसे निकला करेगी, सेल एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स एक्सक्लूडिंग, लेकिन एक्सक्लूडिंग एनी ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट दुकानदार कहते हैं इनवॉइस पे ना शो करना जरूरी है, ताकि हुकूमत को पता चले कि आप इसको कितना डिस्काउंट दे रहे हो। तो अगर आप बिल वगैरह पे डिस्काउंट शो कर देते हो तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। इस डिस्काउंट शो करने पे हम आपको खुशी की खबर से ये सुनाएंगे कि आपकी सेल गिर के कितने पे आ गई है, 110 से गिर के 90 पे आ गई है। तो बिलों वगैरह में ये शो करना है। अच्छा जी, ये बात किसकी हो गई मोहतरम? ये बात हो गई ऐसे बंदे की जो चीजें बेच रहा है, सेल ऑफ गुड्स। क्लियर? लेकिन एक लाइन मैंने इसमें आपको और बता दी है, द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम इनकम फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स विल नॉट बी टेकन इनटू। एक और चीज एक्सक्लूड करनी है, एक और चीज एक्सक्लूड करनी है, वो बता दें कौन सी इनकम? ये शॉपकीपर ए था, बी था या सी वाला था? सी वाला था। इसके लिए डिविडेंड हमने डाला है या इग्नोर किया है? इग्नोर किया है। क्लियर? ओ भाई इंग्लिश समझ आ रही है? ये क्या लिखी हुई है, आसान से इंग्लिश है क्या? आई रिपीट, द ग्रॉस रिसीट from income falling under will not be considered, will not be considered लिख लें बेशक आसानी के लिए। तो डिविडेंड कंसिडर नहीं होगा। ये कौन सा शॉपकीपर है? शॉपकीपर सी है हमारी मिसाल। तो अब बता दें ये तीन आइटम्स की ट्रीटमेंट। नंबर 1, सेल्स टैक्स इग्नोर कर दें, यानी अगर सेल्स टैक्स के बिना वाली अमाउंट चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दें, और डिविडेंड इनकम इग्नोर करके देखें सेल कितनी है। एग्जाम्पल 4 बता दें जी, राइस कॉलेज वालों पे ये सेक्शन लगेगा। बच्चों की फीस आई है 90 मिलियन और डिविडेंड इनकम आई है 30 मिलियन। राइस वालों पे ये सेक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा?
तो सर ये तो आपने हमें एग्जांपल 3 में भी करा दिया था, तो ये दोबारा क्यों करा रहे हैं? हाँ मैंने एग्जांपल 3 में बिल्कुल करा दिया था। एग्जांपल 3 में ट्रेडर था, चीजें खरीद के बेच रहा था, और इधर सर्विसेज दे रहे हैं। तो पॉइंट बी, द ग्रॉस फीस फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस, द ग्रॉस फी रिसीव्ड बाय कॉलेज फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऐसे ही होगा ना, द ग्रॉस फी रिसीव्ड बाय कॉलेज फ्रॉम स्टूडेंट्स एक्सेप्ट रिसीट फॉलोइंग अंडर, हाँ अगर डिविडेंड इनकम कॉलेज कमा ले तो डिविडेंड पे भी 1.25 लगेगा या इस पे 10% लगेगा? बोले और बोलना, डिविडेंड पे भी 1.25% लगेगा या डिविडेंड पे 15% लगेगा? मतलब 15% लगेगा, तो डिविडेंड पे तो 1.25% नहीं लगेगा। अच्छा यार, ये एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, हमारे को इतना स्कोप में नहीं है। एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है असल में, ये ना 3 हेडिंग्स देखें, वैसे मैंने अंडरलाइन भी की हुई है, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ, थोड़ा सा इसका टच दिया था 10 के चैप्टर में। कभी कभी ना सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस एक ही वक्त में हो रहा होता है। एंड याद आ रहा है, मैंने एंड का लफ्ज लिखवाया था 10 के चैप्टर में, सेल ऑफ गुड एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस एक ही टाइम में हो रहा होता है। क्या मतलब? आप किसी बंदे को कहते हैं मैं तुम्हें घर भी बना देता हूं तुम्हारा और तुम्हें मैप भी बना देता हूं, एक्सेलेंट, मैं तुम्हें घर भी बना देता हूं तुम्हारा मैप भी बना देता हूं, तब ये सेल ऑफ गुड्स हो रही है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो रही है, या दोनों हो रहे हैं? दोनों हो रहे हैं। तो द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम दीज, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो घर बना के देता है लोगों को, वो भी अपनी डिविडेंड इनकम को क्या करेगा? एक्सक्लूड कर देगा। तो आप लोगों ने काम क्या करना है, बी और सी को इकट्ठा याद करना है, बी में ये लाइन डाल देंगे, सी में ये लाइन डाल देंगे, बाकी बी और सी की अंग्रेजी सेम है। और इन द एंड पॉइंट डी बड़ा आसान सा है। पॉइंट डी न्यूमेरिकली हमें पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि हमें न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, ऐसे ही जरा समझने के लिए, लेकिन कुछ समझ ना भी आया न्यूमेरिकल को इतना मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है। वैसे यार एक कंपनी है, उसने एक एओपी बनाई, हंसिएगा ना, समझ आ गई बात? एक कंपनी है, उसने क्या बनाई? एओपी। एओपी में कौन है? पीटीसीएल कंपनी है और इंजमाम है। यानी यार पीटीसीएल कंपनी ने इंजमाम से पार्टनरशिप कर ली और उस पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या रख दिया? एओपी। थोड़ा पैसा पीटीसीएल ने डाला, थोड़ा पैसा इंजमाम ने डाला, और उन्होंने कहा यार टेलीफोन या जो केबलें तारे हैं ना, वो हम खुद ही बना लिया करते हैं, बजाय के इधर उधर से लें और तारें बिछाएं और ऑप्टिक फाइबर और इधर उधर जाएं, तो चल तेरे साथ मिलकर हम तारे बनाने वाला काम शुरू कर देते हैं। तो इंजमाम और पीटीसीएल अगर मिलकर काम शुरू करें, इन दोनों को क्या कहा जाएगा? एओपी। अब इस पीटीसीएल कंपनी ने आपको यह डेटा दिया, सेल्स पीटीसीएल की कितनी है? कंपनी की अपनी 3 मिलियन। अच्छा, कंपनी की 3 मिलियन सेल हो फिर भी ये सेक्शन लगना है, हा 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 हा। कंपनी के लिए शर्त नहीं है 100 मिलियन सेल की। 100 मिलियन सेल की शर्त किसके लिए है? इंडिविजुअल। और सर हम तो इस एंगल से पढ़ता ही नहीं सर, इस एंगल से आप बताया करना, इस एंगल से भी चीजों को पढ़ना। भाई क्या बताऊं, लिखा नहीं हुआ था रेजिडेंट कंपनी के आगे लिखा हुआ है सेल की लिमिट, तो रेजिडेंट कंपनी तो थोड़ी सी भी सेल कर दे तो उस पर ये सेक्शन लगना ही लगना है। तो फिलहाल कंपनी का न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके अच्छा, कंपनी ने आपको ये डाटा प्रोवाइड किया है, कंपनी की अपनी सेल्स कितनी है? दिस कंपनी इज ऑल्सो अ पार्टनर इन अ, समझ आ गई? दिस कंपनी इज ऑल्सो अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। एक जहाज बना हुआ है, उस जहाज में ये भी पार्टनर है, एंड हैज परचेज्ड 40% कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप। और इसने कितने % हिस्सा डाला हुआ है? बाकी किसने डाला हुआ है? इंजमाम ने डाला हुआ है। क्या? सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज 1 मिलियन। पार्टनरशिप फर्म की सेल कितनी है? अब बजाहिर पार्टनरशिप फर्म पे तो ये सेक्शन लगना नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की तो सेल कितने से कम है? 100 मिलियन से कम है, तो बजाहिर पार्टनरशिप फर्म पे तो ये सेक्शन, लेकिन क्योंकि इसके बड़े इन पे ये सेक्शन लग रहा है, इसलिए साथ ही छोटों को भी गाड़ी में डाल के ले जाए। क्योंकि इनके बड़ों पे ये सेक्शन लग रहा है, इसलिए छोटों को भी साथ ही रगड़ा लगा दे। अच्छा, लेकिन अब पीटीसीएल जब अपना सेल का 1.25 निकालेगी ना, तो पीटीसीएल बिल्कुल, तो पीटीसीएल इस सेल पे नहीं लगाएगी 1.25, पीटीसीएल अपनी सेल पे भी लगाएगी 1.25 और अपने बच्चों की सेल पे भी लगाएगी, लेकिन पीटीसीएल के सारी सेल, एओपी की सारी सेल पीटीसीएल की नहीं है। तो इन द बुक्स ऑफ पीटीसीएल कैसे कैलकुलेशन होगी, जरा सोच के बताएं। पीटीसीएल की सेल्स होगी अपनी 3 मिलियन और एओपी की सेल 1 मिलियन। 1 मिलियन का पीटीसीएल का कितना? तो टोटल सेल पीटीसीएल की ओवरऑल अगर मैं समझूं तो कितनी? 3.4 मिलियन।
सर आप 3.4 मिलियन पे क्यों लगा रहे हैं 1.25? 3.4 मिलियन तो 100 मिलियन से कम है क्योंकि ये कंपनी है, तो 3.4 मिलियन का 1.25% इज 40 to 500। तो ये बात मैंने आपको न्यूमेरिकली बिल्कुल नहीं करवानी थी क्योंकि न्यूमेरिकली इसका आना नहीं, लेकिन ये चौथी लाइन जरा पढ़ें, समझ आ रही है? चौथी लाइन मैं जरा रिपीट कर दूं और आप ये एक होल्ड करके बना लें, कोई नहीं, इसको बना लें, ये वाली डायग्राम। और मुझे ना साथ इसकी सेल भी लिखवा दें। इसकी कितनी है? 3 मिलियन, और इसकी, लेकिन 1 मिलियन तो दोनों की है ना मिला के, 1 मिलियन में तो 2 हिस्सेदार हैं। अब पीटीसीएल की सेल जरा हिम्मत करके निकलवाएं। नहीं, पीटीसीएल की 4 मिलियन सेल नहीं है यार, हद होगी। पीटीसीएल की सेल 3 मिलियन प्लस 1 मिलियन का 40%, टोटल कितना हो गया? 3.4 मिलियन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेल में एओपी से आया हुआ हिस्सा भी शामिल करना है? ये मेरा आज का पॉइंट डी है आखिरी। बोलें जरा उर्दू में, सेल में एओपी से आया हुआ हिस्सा भी शामिल करना है। सेल में एओपी से आया हुआ हिस्सा भी शामिल करना है। द कंपनीज शेयर ऑफ अबव अमाउंट, अबव अमाउंट से मुराद है सेल, अबव अमाउंट सेल ही चल रही है ना। कंपनीज शेयर ऑफ सेल, कहां से आया है कंपनी को शेयर ऑफ सेल? रिसीव्ड, इसको छोड़ें, इसको काटें, इससे डुप्लीकेशन हो रही है। रिसीव्ड फ्रॉम एन एओपी। अब ये जरा फिक्रा ना पढ़ के जाएं, कोई जल्दी नहीं, ये फिक्रा जरा पढ़ के जाएं और समझ के जाएं। ये आखिरी फिक्रा जो बच्चों को थोड़ा घर में तंग करता है, लेकिन इसको मैंने आसान करवा दिया। पढ़ें। द कंपनीज शेयर 40% है। द कंपनीज शेयर ऑफ सेल रिसीव फ्रॉम एओपी। तो बताएं एओपी से कितना शेयर रिसीव होगा? 40% ऑफ 1 मिलियन को क्या कहेंगे? अच्छा, 1 मिलियन को क्या कहेंगे? एओपी सेल। 1 मिलियन को क्या कहेंगे? और 40% ऑफ 1 मिलियन को कंपनी, नहीं ये फिक्रा बोले, 40% ऑफ 1 मिलियन को कंपनीज शेयर ऑफ सेल रिसीव फ्रॉम एओपी। अच्छा यार, आखिरी बात आपसे कर रहा हूं, ये अगर एओपी वगैरह कोई बिल्डिंग बेच दे और बिल्डिंग पे गेन लॉस आ जाए, तो बिल्डिंग, आपको याद है इनकम फ्रॉम बिजनेस में हम डालते हैं, और कभी कभी तो बीवी के फॉर्मूले को एक्सटेंड भी करना पड़ता है बिल्डिंग का गेन लॉस निकालते हुए। तो ये एहतियात के तौर पे बता रहा है, कहते हैं मैं आपको याद कराता चलूं, बिजनेस की बिल्डिंग वगैरह बेचना भी बिजनेस के चैप्टर में ही आता है, और ये भी नॉर्मल तरीके से इस पर टैक्स होता है। क्लियर? चलें कल छोड़ें, कल ये बात कर लेंगे। अच्छा, अभी आप एक सवाल करके आएंगे, 5 से 7 मिनट आपके लगेंगे घर में, बल्कि आज ऐसी ना अपने आप को जरा रिफ्रेश करने के लिए आपने पेज 197 वाला क्वेश्चन 4 भी करना है। इस पे 10 मिनट लगाइएगा, ज़्यादा नहीं। पेज 97 वाला क्वेश्चन 4, एक ये हो गया, हाँ पेज 197 क्वेश्चन 4। और इसके अलावा पास पेपर का है, आपने सवाल करके आना है आज थ्योरी का। थ्योरी का सवाल जो आपने करके आना है उसमें टर्नओवर, इसे न्यूमेरिकल भी हो जाएगा इसके वाला। वो है जी, ये देखें ज़रा, क्वेश्चन 42-3 के पास होगा, नहीं वो ज़्यादा आ गया है, हाँ 39 का ए। ओह ज़बरदस्त सवाल है, 39 का ए। आई होप नई किताबें होंगी आपके पास। पेज 162, 39 का ए। ओवर। अच्छा, अभी टर्म टेस्ट की तैयारी करते नहीं, और उसको साथ साथ जो है वो तैयार करते नहीं। इंशाल्लाह सैटरडे को होगा ऑनलाइन वालों का और फ्राइडे को आपका होगा।